थर्मोडायनेमिक्स। देखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ बोलता क्या है, हमने दो स्टेटमेंट देखे थे इसके, राइट। पहला स्टेटमेंट क्या था, बताओ। Heat is always हीट flowing from हमेशा high हाई temperature to टेम्परेचर low से लो temperature टेम्परेचर until फ्लो करेगा। work input is इनपुट given. इज गिवन टू द सिस्टम। सही है, सही है। मतलब इट इज इम्पॉसिबल, देखो अगर मैं पहला स्टेटमेंट बोलूं प्रॉपर वे में, तो इट इज इम्पॉसिबल, क्या इम्पॉसिबल है, फॉर एनी प्रोसेस टू हैव ओनली हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर without any type of external work, right? जब तक आप कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल वर्क नहीं करोगे तब तक आपका जो फ्लो है, हीट फ्लो, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में जा ही नहीं सकता, ऐसा बोला उन्होंने। देखो इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी प्रोसेस टू हैव ओनली हीट फ्लो, ओनली द हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल वर्क। फिर सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोला था हमने, सिमिलरली थोड़ा सा अलग था, जो फर्स्ट लॉ हमने देखा था ना उसको ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था। तो ऐसा बोलते कि सेकेंड स्टेटमेंट में अगर आपको मैं प्रॉपर में बताऊं तो क्या है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी सिस्टम टू एब्जॉर्ब हीट, राइट, किसी सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया एंड कन्वर्ट इट, सर वो क्या लिखा है, इट इज इम्पॉसिबल, convert it completely into mechanical work, into mechanical work। इसका मतलब कभी भी आपका 100% इफिशिएंसी नहीं होगा। अगर आपने क्यू हीट दिया है किसी सिस्टम को, जैसे मैंने इंजन की बात की थी, राइट, इंजन को अगर आपने Q1 हीट दिया है और वर्क डन W हो रहा है, तो Q1 विल नॉट ऑलवेज बी इक्वल्स टू W, ऐसा इसका मतलब। क्यों नहीं होगा बताओ, इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया था बाद में कि सारा का सारा हीट वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। सराउंडिंग में भी चला रहा है क्या सुना नहीं मैंने, क्या बोल रहे हो आप, बताओ। कुछ नहीं, आंसर बोल रही। हाँ वही बोल रहा था मैं, क्यों नहीं होगा बताओ, सारा का क्योंकि सारा थोड़ा सा सराउंडिंग हीट में चला जाता है। सराउंडिंग में चला जाता है, लॉस होता है, राइट, लॉस होगा इधर Q2। ये हाई टेम्परेचर से आया और लो टेम्परेचर में सिंक कर दिया हीट, राइट। जैसे इंजन क्या करता है, गैस को एग्जॉस्ट करता है, मतलब हीट लॉस हो जाता है। इनवर्स ऑफ सेकंड स्टेटमेंट मींस, श्रेया, कि पूरा का पूरा वर्क हीट में कन्वर्ट होगा, ऐसे बोल रहे हो बाद में? नहीं नहीं, इनवर्स भी ट्रू नहीं है, पूरा का पूरा वर्क आप हीट में कन्वर्ट कर भी सकते हो।
तो हम प्रोसेस के थ्रू जाएंगे। तो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करते हैं किसके लिए? इंजन के लिए। और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, इसको हम यूज करेंगे किसके लिए? रेफ्रिजरेटर के लिए। ठीक है, नोट कर लो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, अब हीट इंजिन पे आते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आएंगे, हाँ बोलो सर। जो हीट लॉस होता है मतलब Q2 माइनस Q1 माइनस Q2, हाँ, वही इक्वल टू जो वर्क डन है। वर्क आउटपुट है वो है ना। हाँ हाँ, बेसिकली हीट लॉस Q2 है यहाँ पे। अगर आप स्पेसिफिकली देखो तो देखो ना, Q2 इंजन के बाहर जा रहा है, मतलब इंजन से एनवायरनमेंट में जा रहा है। राइट, हाँ देखो हम प्रॉपर देखेंगे हीट इंजन, यहाँ पे वही बताने वाला हूँ आपको मैं। हीट इंजन सेकंड स्टेटमेंट पे बेस्ड है। यहाँ पे होगा आपका हीट का सोर्स, मतलब एक्चुअल इंजन यहाँ पे जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, अगर आपको पता होगा तो इंजन गर्म हो जाता है। इसका टेम्परेचर मैं लेता हूँ T1। ठीक है, ओके। अभी यहां से आपका हीट आ रहा है कितना? Q1। कहाँ पे? ये जो शाफ्ट होता है इंजन का, वहां पे। शाफ्ट मतलब जो भी वर्क आउटपुट देगा, वर्क, जिसको हम लेंगे W। राइट, और बाकी का कहाँ चला गया? एग्जॉस्ट से। जो आपका क्या होता है बताओ, गाड़ी का कहाँ से निकलता है हीट? बताओ बताओ, कुछ तो आपको इमेजिन करना होगा, अदरवाइज समझेगा नहीं। साइलेंसर। हाँ, साइलेंसर, जहाँ से हीट बाहर एग्जॉस्ट होता है। करेक्ट। आप देखते हो साइलेंसर काफी गर्म भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो एग्जॉस्ट करता है तो खुद एक मेटल है, राइट, स्पेसिफिक हीट मिला उसको, तो खुद का उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। राइट, तो साइलेंसर से कहाँ पे गया हीट? सिंक में गया। सिंक मतलब होता है आपका सराउंडिंग, सॉरी, सराउंडिंग का टेम्परेचर है T2, where T1 is greater than T2। तो देखो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो कर रहा है, ये जो कि नॉर्मल आपका होता ही है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्योंकि हमने वर्क इनपुट नहीं दिया, हमें वर्क क्या मिला है? आउटपुट मिला है। आपका शाफ्ट घूम रहा है तो गाड़ी आगे जा रहा है, तो आपको आउटपुट मिल रहा है। किसकी वजह से? हीट सोर्स की वजह से। आपने फ्यूल डाला, फ्यूल क्या हुआ वहां पे? बर्स्ट हुआ, जला। जलने की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। तो वही जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, उसने हीट किसको दिया? इंजन को दिया। इंजन रोटेट हुआ, फिर इंजन ने हीट छोड़ा कहाँ पे? सराउंडिंग में। पता चल गया? सर वो क्या हीट एस के बाद क्या लिखा है वो? हीट सिंक। सिंक, जैसे सोर्स है ना आपका कोई, तो एक सिंक है जहाँ पे हीट सिंक हो जाता है। सिंक इन द सेंस सराउंडिंग इतना बड़ा है आपका, एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है कि आपके गाड़ी के टेम्परेचर की वजह से, गाड़ी के हीट की वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। क्या बताओ? सराउंडिंग का। गाड़ी एक एकदम छोटा पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। इंजन आपका कोई भी जो चेंज होगा नहीं, तो बेसिकली ये हीट सिंक हो जाता है उसमें, ऐसे हम अज्यूम करते हैं। ठीक है, बाकी इक्वेशन बताओ क्या होगा? कितना हीट आ रहा है? Q1 आ रहा है। कितना एनर्जी बाहर निकल रहा है? W प्लस Q2। करेक्ट।
आप यहाँ पे अगर देखोगे कि कितना हीट अंदर आ रहा है Q1, बाहर कितना निकल रहा है W और Q2, तो जितना अंदर आ रहा है इज इक्वल टू जितना बाहर निकल रहा है। तो फिर यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, वर्क आउटपुट Q1 माइनस Q2, जो भी बताया आयुष ने, देखो अभी आपको एफिशिएंसी निकालना है इंजन का, तो क्या होगा बताओ। अरे पीपी कौन है, पीपी? हेलो हेलो हेलो, बताओ किसी को पता हो तो, पीपी कौन है? कौन सर? पीपी? प्रेम पाटिल। अच्छा प्रेम, प्रेम आपका इंटरनेट खराब चल रहा है क्या काफी? 3-4 बार आप जाके आ रहे हो वापस, शायद आवाज नहीं आ रही उसको। चलो ठीक है, अभी अगर आपको इस इंजन का एफिशिएंसी निकालना है तो क्या होगा बताओ, जिसको हम बोलते हैं थर्मल एफिशिएंसी ऑफ इंजन। एफिशिएंसी ऑफ इंजन, ये होगा आपका कितना आपको वर्क आउटपुट मिला डिवाइडेड बाय आपके फ्यूल ने कितना उसको हीट इनपुट दिया, राइट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, ईटा से, एन से। दिस विल बी योर थर्मल एफिशिएंसी फॉर इंजन। तो स्टार कर लो चाहिए तो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा, W को आप लिखोगे Q1 माइनस Q2 अपॉन Q2। इसको अच्छे से देखेंगे तो क्या आएगा, तो बाय Q1 ना, Q1 सॉरी Q1 माय बैड। तो 1 माइनस क्या होगा, Q2 बाय Q1। तो 1 माइनस दिख रहा है आपको, तो हमेशा इसका वैल्यू किससे कम होगा, 1 से कम ही होगा। n इक्वल्स टू 1 माइनस हीट आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट स्टार कर लो। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। कोई भी इंजन का अगर आपको एफिशिएंसी चाहिए तो हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ कौन सा इंजन अच्छा होगा, अगर आपको इंजन खरीदना है कोई, ठीक है, तो आप क्या पूछोगे, उसका क्या अच्छा होना चाहिए बताओ, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, करेक्ट। जितना ज्यादा एफिशिएंटली काम करेगा उतना आपको आउटपुट ज्यादा मिलेगा, कम पेट्रोल खर्च होगा, समझ रहे हो? इसका क्या मीनिंग है, जहां पे आपको आउटपुट ज्यादा होगा कंपेयर टू हीट इनपुट। हीट इनपुट कहां से आ रहा है, आपके फ्यूल से आ रहा है, और आउटपुट मतलब राइट आपका इंजन जो काम कर रहा है वो। तो जितना ज्यादा एफिशिएंसी होगा उतना अच्छा आपका इंजन होगा, राइट। क्वालिटी ऑफ इंजन डिपेंड्स ऑन एफिशिएंसी। करेंगे इसके हम क्वेश्चन करेंगे, पहले रेफ्रिजरेटर देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्या बोल रहे हो? हाँ वो परसेंट में अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। एफिशिएंसी अभी आपको क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा, राइट, पॉइंट समथिंग। तो अगर आपको परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करो, राइट। वो इतना कुछ है नहीं। अब आएंगे हम रेफ्रिजरेटर पे। हीट इंजन में किसी को प्रॉब्लम नहीं है अभी, राइट? होगा तो बता दो अभी, आगे यही चलेगा हमारा सेकंड लॉ में पूरा। अगर आपको बेसिक ही नहीं पता कैसे निकालते हैं एफिशिएंसी तो फिर प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। देखो रेफ्रिजरेटर्स,
अब रेफ्रिजरेटर में हमारा सेकेंड लॉ का फर्स्ट स्टेटमेंट यूज हो रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है कि हमेशा इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एनी प्रोसेस वेयर हीट विल फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो हम हीट को हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर फ्लो कराएंगे कैसे? बाहर से वर्क देके, एक्सटर्नल वर्क, राइट। तो अभी वही आएगा, देखो अभी आपका सोर्स किधर होगा बताओ? सोर्स लो टेम्परेचर पे होगा कि हाई टेम्परेचर पे होगा? बताओ। लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है, तो यहीं पे ये रेफ्रिजरेटर है बेसिकली, जहाँ पे आप फल फ्रूट जो भी रखोगे, फल फ्रूट वैसे एक ही बात है बट फिर भी, या फिर एसी है जहाँ पे आपका रूम क्या है, टेम्परेचर कम है। अब यहां से आप हीट फ्लो कर रहे हो Q1, राइट। कहाँ पे? एनवायरनमेंट में, मतलब सिंक में, हीट सिंक, जिसका टेम्परेचर है T2, वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखो हीट फ्लो कहां से कहां तक हो रहा है? लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बताओ? मैंने बताया था, बाहर से एक्सटर्नल वर्क इनपुट करना पड़ेगा। वर्क इनपुट एक्सटर्नली, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कौन सा वर्क देते हैं यहाँ पे बताओ? रेफ्रिजरेटर और एसी के लिए इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिकल वर्क, करेक्ट। तो यहाँ पे कितना हीट अंदर आ रहा है, एनर्जी कितना अंदर आ रहा है बताओ इसके? W Q1। इन प्लस Q1, राइट। W इन भी अंदर आ रहा है, Q1 भी अंदर आ रहा है, इज इक्वल्स टू कितना बाहर निकल रहा है? ओनली Q2। ऐसा बोल सकते हैं हम। फिर यहाँ पे वर्क इनपुट कितना लगेगा आपको? Q2 माइनस Q1। बीच में कभी भी आपको लग रहा है सर ये कहाँ से है तो पूछ लो आप, ठीक है, बाद में प्रॉब्लम होगा नहीं। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे T2 मतलब हीट सिंक मतलब अपना रेफ्रिजरेटर ना? नहीं, T2 मतलब सिंक एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप हीट छोड़ रहे हो। फैन और लगा है ना सोर्स आपका, एसी। सोर्स T1 सोर्स ना? मतलब खुद, जैसे इसको आप बोलोगे ये खुद रेफ्रिजरेटर है हाँ वही। और एसी है, हाँ सर समझा। जिसका टेम्परेचर कम है, राइट। और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, अभी बाहर टेम्परेचर ज्यादा है, एनवायरनमेंट में आपको टेम्परेचर कम चाहिए, तो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे आप हीट छोड़ रहे हो, जो कि होता नहीं है जब तक आप एक्सटर्नल वर्क दोगे, राइट। तो अभी आप एसी खरीदने जाओगे तो वैसे थोड़ी बोलोगे कि मेरे को एफिशिएंसी देखना है एसी का। एफिशिएंसी देखेंगे क्या आप हम यहाँ पे बताओ? आउटपुट थोड़ी मिल रहा है आपको, कुछ वर्क मिल रहा है क्या? नहीं। आपको अब वर्क इनपुट कम देना है, आपको कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करनी है, राइट। तो यहाँ पे नया टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्म, जैसे पहले वाले केस में आपको क्या चाहिए था बताओ? वर्क जितना ज्यादा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। हाँ। तो इफिशियंसी क्या था? वर्क बाय हीट इनपुट। जितना ज्यादा वर्क उतना ज्यादा इफिशियंसी, उतना ज्यादा अच्छा इंजन। तो अभी आपको वर्क कम यूज करना है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करना है ना। आपने देखा होगा 5 स्टार एसी होता है, 5 स्टार रेफ्रिजरेटर भी होता है। उसका क्या मतलब है? जितना ज्यादा स्टार होते हैं उतना कम इलेक्ट्रिसिटी खाता है वो, राइट। हाँ। मतलब उतना उसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का आपका फॉर्मूला होता है, अब ये Q1 ऊपर आ जाएगा और W नीचे आएगा।
उल्टा हो गया। बेसिकली यहाँ पे Q1 क्या है, जो हीट रेफ्रिजरेटर दे रहा है, राइट, डिवाइडेड बाय W क्या हो जाएगा, Q2 माइनस Q1। अब इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा आपको बताओ, 1 से कम आएगा कि 1 से बड़ा आएगा, बोलो बोलो। ऑलवेज दिस वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। सीओपी आपका हमेशा 1 से बड़ा होगा। तो आपके पास दो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, आपने देखा दो रेफ्रिजरेटर है, स्टार ने दिया आपको, उन्होंने ऐसा बोला एक का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 10 और एक का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है 15। तो आप कौन सा लोगे बताओ? 10 वाला, 10 वाला क्यों? क्योंकि वो कम इलेक्ट्रिसिटी लेगा। बट इलेक्ट्रिसिटी लेने वाला जो टर्म है वो तो नीचे है ना, डिनोमिनेटर में देखो, राइट। तो जो जिसका वर्क ज्यादा होगा, राइट, उसका सीओपी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो आप 15 वाला ही खरीदोगे, क्या बात कर रहे हो? हाँ, क्यों 15 वाला खरीदेंगे? क्योंकि यहाँ पे आपका वर्क कम हो जाएगा, वर्क इनपुट कम होगा कंपेयर टू Q1। जितना Q1 बाहर निकलेगा, मतलब जितना एसी से हीट बाहर की तरफ जाएगा सराउंडिंग की तरफ, उतना आपका रूम ठंडा हो जाएगा, समझ रहे हो? तो यहाँ पे Q1/W क्यों आया बता, और सीओपी जो ज्यादा होगा वो ज्यादा एफिशिएंट होगा, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। और कुछ डाउट है इसमें तो बताओ। हाँ करते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं, टेंशन मत लो यार, क्वेश्चन करेंगे हम। लेकिन आपको जब तक प्रोसेस नहीं समझा तो कैसे करेंगे बताओ? राइट राइट। नोट कर लो इसको, सीओपी भी क्या होता है और एफिशिएंसी भी क्या होता है। हो गया सर क्या? हाँ बोलो। सर फिर से बता दो एक बार। क्या बताऊं? सीओपी का समझा नहीं मुझे। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस मतलब यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर और एसी का परफॉर्मेंस देखना है, राइट। और आपको पता है कि काम कैसे करता है वो। जैसे जब तक आप इलेक्ट्रिकल वर्क इनपुट नहीं दोगे तब तक आपका रूम का जो टेम्परेचर है, एसी के रिस्पेक्ट सोचोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपको रूम को ठंडा करना है तो रूम से हीट बाहर निकालनी है, करेक्ट। और जब आप रूम से हीट बाहर निकालोगे तो रूम का टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। हाँ रूम से बाहर हीट निकालनी है लेकिन बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपको पता है कि लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो करता नहीं है, सेकंड लॉ ने बताया, अनटिल एंड अनलेस आप एक्सटर्नली वर्क इनपुट नहीं करोगे। तो मैंने क्या किया, एक्सटर्नली इनपुट वर्क किया, फिर अंदर का हीट बाहर चला गया, राइट। तो अभी आपको एफिशिएंटली काम करना है, मतलब मेरे को Q1 ज्यादा चाहिए, Q1 मेरे को ज्यादा चाहिए सो दैट ज्यादा एनर्जी बाहर निकले और मेरा रूम ज्यादा ठंडा हो जाए। और लेकिन साथ में मेरे को डब्ल्यू इन क्या चाहिए, कम चाहिए, समझ रहा? क्यू इन ज्यादा चाहिए मेरे को, लेकिन डब्ल्यू जो है, जो मैं इलेक्ट्रिसिटी दे रहा हूँ वो कम चाहिए, क्योंकि मैं दे रहा हूँ ना, वो कम खर्च होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने सीओपी का फॉर्मूला क्या बनाया कि Q1/W। तो जितना आपका Q1 ज्यादा होगा उतना सीओपी अच्छा होगा, ज्यादा होगा, राइट। और जितना W कम होगा उतना सीओपी ज्यादा होगा। और आप ऐसे बोल सकते हो जितना ज्यादा सीओपी उतना अच्छा एसी, राइट। अब पता चला क्या बताओ? हाँ सर समझा। ठीक है। इस पे क्वेश्चन भी करते हैं, एक इंजन पे करते हैं, एक रेफ्रिजरेटर पे करते हैं, सिंपल।
हाँ, कभी कभी क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, देखो कॉम्बिनेशन में क्या होगा। समझा तो समझा, नहीं समझा तो ही बताओ। थोड़ा सा एडवांस में लेके जा रहा हूँ मैं आपको, मतलब एडवांस के सिलेबस में नहीं, एडवांस टॉपिक में। जैसे आपने भी देखा हीट इंजन का, हीट इंजन कौन सा आउटपुट दे रहा है आपको? मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है। इधर से आ रहा था आपका Q1 हीट, सिंक में जा रहा था आपका Q2 हीट, और वर्क आउटपुट हो रहा था। अब आप ऐसे कर सकते हो क्या, इसी वर्क आउटपुट को आपने रेफ्रिजरेटर के लिए यूज कर दिया। यहाँ से Q1 हीट आ रहा है, यहाँ से Q2 हीट आ रहा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? इसका टेम्परेचर है T1, इसका टेम्परेचर है T2 जो कि सिंक है, फिर इसका भी टेम्परेचर है T2 और इसका टेम्परेचर ले लो T0। तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है। यही जो वर्क आउटपुट आपको इंजन से मिला है वो मैंने रेफ्रिजरेटर के लिए यूज कर लिया। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन पे भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर लोगे ना, बताओ। राइट, मैकेनिकल वर्क है ये, लेकिन मैकेनिकल से आप इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, सिंपल मैकेनिकल वर्क को। राइट, तो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया, फिर उस वर्क को यूज किया मैंने एसी के लिए। तो ये आपका इंजन है और ये आपका रेफ्रिजरेटर है, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाँ, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका वर्क आउटपुट अच्छा होगा, मतलब जितना इफिशिएंसी इंजन का ज्यादा होगा, उतना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा आपका, ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ। अगर आपका इंजन का एफिशिएंसी अच्छा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सीओपी क्या होगा? कौन बताएगा, बताओ, सोच के बताओ थोड़ा। इफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है मतलब वर्क इंक्रीज हो रहा है, आउटपुट। जो तो ज्यादा होगा। सीओपी क्या होगा? ज्यादा होगा। कम होगा, कम होगा ना यार, ज्यादा कैसे होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो ना, आप यहाँ पे सीओपी में क्या बोल रहा हूँ, Q1/W बोल रहा हूँ। राइट, सीओपी मैंने बस एक टर्म निकाला है सो दैट जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो तो जितना ज्यादा सीओपी है उतना अच्छा आपको रेफ्रिजरेटर मिलेगा। राइट, लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो जब इफिशियंसी आप इंक्रीज करोगे तो आपको सीओपी डिक्रीज होगा, और जब इफिशियंसी डिक्रीज करोगे तो सीओपी इंक्रीज होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, डिफिकल्ट नहीं है। डिपेंडेंसी पूछ सकते हैं कि इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज होगा कि नहीं। सर, when we convert work to electrical work, when we convert work to electrical work, network हाँ डिक्रीज होगा, लेकिन मैंने यहाँ पे ऐसा मेंशन नहीं किया कि कितना डिक्रीज होगा। जब आप मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे तब तो डिक्रीज होगा, करेक्ट। लेकिन हमने जो एसी डिजाइन किया घर पे या फिर रेफ्रिजरेटर डिजाइन किया, वो उसी के रिस्पेक्ट डिजाइन किया कि जो इलेक्ट्रिकल वर्क पे काम करे, राइट। लेकिन किसी ने ऐसा अगर डिजाइन किया कि जो मैकेनिकल वर्क पे काम करे, तो फिर आपको उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट ही चल जाएगा। करेक्ट, मैं बोल रहा हूँ वहां पे कोई भी वर्क इनपुट चलेगा, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रिकली वर्क इनपुट चाहिए, एक्सटर्नल एनी वर्क इनपुट चलेगा आपको। ठीक है, हम जो डिजाइन करते हैं ना रेफ्रिजरेटर, उसमें इलेक्ट्रिकल होता है, आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया। अदरवाइज कोई भी मैकेनिकल वर्क चलेगा उसको, बस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, देखो या आप नोट कर लो अच्छे से स्टार करके। नहीं समझ रहे तो एक बार फिर से पूछो इसको कि इफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है तो सीओपी कैसे डिक्रीज हो रहा है। पता चल गया ना? ओके, क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन पे।
if 80 joule of heat is, क्या बोलेंगे, is rejected 80 joule of heat is rejected by heat engine, and 40 joule of work done by engine, then what will be the efficiency of engine? बताओ, बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी बता दे आंसर। सबको आना चाहिए। आर्यन बताओ, आर्यन क्या चल रहा है? आर्यन 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 बताएंगे क्या आप? कर रहे हो, करो करो। क्या है 1/3? 1/3 मतलब कितना परसेंट? परसेंट में अगर निकालना है तो 1/3 इज लाइक 33.33 क्या? हाँ, तो 33.33% लिख सकते हो। हीट रिजेक्ट हुआ है, जो हीट रिजेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं इंजन में? बताओ। ये Q1 हीट आता है आपका, आउटपुट Q2 होगा ना रिजेक्ट। देखो W उसने कितना दिया है? 40। Q2 बोला है उसने, हीट जो रिजेक्ट हुआ है वो 80 जूल्स है, तो Q1 कितना होगा बताओ? W plus Q2 विच इज 120 जूल्स। फिर आपको पता है इफिशियंसी क्या होता है? वर्क आउटपुट बाय हीट इनपुट, W by Q1। सबका आया 1/3? बताओ। ओके, दिस विल बी 40 अपॉन 120.33। यहाँ पे इफिशियंसी आपको आता है परसेंटेज में, देखोगे तो 33.3%। ठीक है। हाँ, रेफ्रिजरेटर में भी COP निकालना है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। रेफ्रिजरेटर का क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या? बताओ। नहीं, वही होगा कि हीट एनवायरनमेंट में इतना दिया है, इतना है। बस आप ऐसा साइकिल याद करो दोनों कि होता क्या है उसमें, इंजन के लिए ये और रेफ्रिजरेटर के लिए ये। Q1 इधर, Q2 इधर, और बाहर से वर्क इनपुट हो रहा है। दिस विल बी द डायग्राम फॉर रेफ्रिजरेटर। Q1 जो है वो लो टेम्परेचर पे, Q2 जो है वो हाई टेम्परेचर पे सराउंडिंग। अभी हम आएंगे कार्नोट साइकिल। देखो, कार्नोट साइकिल आपने पढ़ा है क्या केमिस्ट्री में? बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, कार्नोट साइकिल पढ़ा है आपने केमिस्ट्री में? हेलो, हाँ सर, पढ़ा है? ठीक है, फिर इसको करे कि नहीं नाम तो करे? याद नहीं अभी।
सर करा उसका, याद नहीं अभी। हाँ याद रहना चाहिए यार। सिर्फ इतना तो याद है, इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी है 33% ना। परसेंट। ओके ओके। देखो अभी सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि आपका सेकेंड लॉ स्टेट दैट कि इफिशियंसी विल नॉट बी इक्वल टू 100% कभी भी। जो सेकंड लॉ का पहला स्टेटमेंट है उसने पहले बोल दिया कि जो आप हीट एब्जॉर्ब करोगे इंजन में या फिर किसी भी सिस्टम में, तो सारा का सारा हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट। और ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल बोला है उसने। तो फिर क्या पॉसिबल है? तो फिर हमने बहुत सारे प्रोसेस करके देखे, राइट, सो दैट आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम आए। कौन से प्रोसेस में एफिशिएंसी मैक्सिमम आ सकता है, राइट। तो एक प्रोसेस हमें मिला, चार, मतलब एक साइकिल मिला हमको जिसमें 4 प्रोसेस इंक्लूड है, जिसका एफिशिएंसी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसको हम बोलते हैं आइडियल साइकिल, राइट। रियलिटी में ये होता नहीं है आइडियल साइकिल, जो कि क्या है, सारे के सारे प्रोसेस यहाँ पे रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल पता है ना सबको? बताओ। रिवर्सिबल और नॉन यस रिवर्सिबल सर। पता है? उसको बताने की जरूरत नहीं, किसी को नहीं पता तो बता दो। सर केमिस्ट्री जैसे सेम है ना, चेंज हाँ नहीं है ना सेम है, इसमें? सेम है, सेम। हर पॉइंट पे तो अगर पता है। आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। ऑल प्रोसेस, राइट। कब? हाँ हाँ, देखो अभी ऐसा बोलते हैं कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल है जहां पे आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी मिलता है, हाईएस्ट एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिल ही नहीं सकता। किसके लिए? इंजिन्स के लिए, राइट। तो ऐसा क्या है कार्नोट साइकिल में? तो हम देखते हैं, साइकिल है, साइकिल है मतलब साइकिल ही होगा, और क्या हो सकता है, राइट। तो साइकिल में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला प्रोसेस है इसमें 1 to 2 जब जाओगे आप, तो वहां पे गैस एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली, राइट। गैस एक्सपांड आइसोथर्मली। फिर सेकेंड प्रोसेस है 2 to 3, आपका जो गैस एक्सपांड हो रहा है वो भी एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है। गैस एक्सपांड एडियाबैटिकली, बहुत एक्सपांड हो गया अभी, अभी उसको उसके इनिशियल पोजीशन पे वापस आना है, तो फिर क्या होगा, कंप्रेस होगा। तो 3 to 4 में पहले गैस कंप्रेस होता है आइसोथर्मली। आपको सारे प्रोसेस पता है तो फिर से बताने की जरूरत नहीं है। और 4 से फिर से 1 में आएगा, इनिशियल पॉइंट उसका 1 है, तो फिर से उसको कंप्रेस होना पड़ेगा बाय एडियाबैटिकली। तो देखो मैंने आपको बोल तो दिया कि यहाँ पे हाईएस्ट एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी, आइडियल साइकिल है, सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है, 4 प्रोसेस आते हैं यहाँ पे, राइट। लेकिन कितने एफिशिएंसी ये तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, right? ये मेरे को भी नहीं पता कितनी एफिशिएंसी है। तो देखो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको निकालना पड़ेगा पूरा ग्राफ, ठीक है, चारों प्रोसेस का। तो आप ही मेरे को बताओगे ग्राफ कैसे होगा? प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। तो सबसे पहले गैस एक्सपांड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है बताओ, इंक्रीज। कैसे एक्सपांड होगा? ये 1 है, 1 2
ले लिया मैंने सपोज 2, एक्सपांड हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, दिख रहा है? बताओ 1 to 2 में आइसोथर्मली। फिर 2 to 3 में भी क्या हो रहा है, गैस एक्सपांड हो रहा है, लेकिन एडियाबैटिकली। तो किधर शिफ्ट होगा बताओ? 2 to 3 स्लोप क्या होगा उसका, कर्व का, बोलो। अरे क्या कर रहे हो? आइसोथर्मल का ग्राफ ऐसे है, तो एडियाबैटिक का ग्राफ कैसे होता है? नीचे शिफ्ट होता है ना। हाँ सेम पॉइंट से थोड़ा नीचे। ऐसे होगा 2 to 3, सही निकाला, राइट, स्टीपर, राइट। अभी 3 to 4 में अगेन गैस क्या हो रहा है, कंप्रेस, तो अब वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, कंप्रेस, कंप्रेस मतलब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, एक्सपांड मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। पिस्टन में अगर आप देखो, गैस एक्सपांड हो रहा है तो पिस्टन ऊपर जा रहा है, और पिस्टन ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीज किया, तो जब एक्सपांड हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज किया। अब यहाँ पे अगेन अगर आप निकालोगे तो ऐसे जाएगा 3 to 4, यहाँ पे 3 to 4 कंप्रेस हुआ, देखो साइकिल देखो आप, राइट। और फिर 4 to 1 अगेन एडियाबैटिकली कंप्रेस हुआ, तो ऐसे आएगा। ग्राफ पता चला क्या, बताओ? 1 to 2 आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, 3 to 4 भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2 to 3 और 4 to 1 आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो देखो इसको आपको कार्नोट साइकिल के साथ कनेक्ट करना है। अभी कार्नोट साइकिल साइड में बना के रखो आप, कार्नोट बोल रहा हूँ, हीट इंजन वाला साइकिल। हीट इंजन क्या बोलता है कि Q1 हीट आ रहा है, Q2 हीट जा रहा है, मतलब Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है इंजन में, Q2 क्या हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, और आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है। ये बेसिक इंजन करता है। तो यहाँ पे भी आपको देखना है। तो ऐसे बोलते हैं कि जो 1 to 2 वाला प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। एब्जॉर्ब हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है वहां पे, बताओ? टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो यहां से आपको हीट आ रहा है इंजन के अंदर, दिस विल बी योर Q1, राइट। जो इंजन की हम बात कर रहे थे, जो Q1 एब्जॉर्ब हो रहा है, वो ये है, पहले प्रोसेस में एब्जॉर्ब हो रहा है। कौन सी प्रोसेस में? जब गैस एक्सपांड हो रहा है आइसोथर्मली, ठीक है। फिर जो अगेन 3 to 4 वाला प्रोसेस है, उसमें क्या होगा, फिर हीट रिजेक्ट होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। इसमें कोई भी डाउट है तो आपको बताओ मेरे को, ठीक है। Q2 विल बी योर हीट रिजेक्ट। फिर से हम अपने इंजन पे आएंगे। Q1 हीट एब्जॉर्ब किया उसने, कौन से प्रोसेस में एब्जॉर्ब किया, आइसोथर्मल प्रोसेस में, जब गैस एक्सपांड हो रहा था। फिर 3 to 4 में उसने क्या किया, हीट को रिजेक्ट किया, जो कि एनवायरनमेंट में आप हीट रिजेक्ट कर रहे हो, राइट, सिंक में, ये आपका है सोर्स, राइट। कौन से प्रोसेस में हीट रिजेक्ट किया, कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट रिजेक्ट किया, 3 to 4 में। तो वर्क डन कब करेगा बताओ, वर्क आउटपुट कब मिलेगा आपको, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो, वर्क आउटपुट कब मिलेगा? दो चीजें निकल दिया आपने, Q1 पता चल गया आपको, Q2 पता चल गया। Q1 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रहा है 1 to 2, वो Q1 है। Q2 क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट रिजेक्ट हो रहा है, वो Q2 है।
तो वर्क डन कब होगा? बोलो। लॉजिकल है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं, बताऊंगा ही नहीं। बताओ, आप बताओ मेरे को। अभी दो प्रोसेस बचे हैं ना आपके पास। करेक्ट। एडियाबैटिक प्रोसेस में एक्सपांशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, सिंपल है। तो वर्क डन आपको कब मिलेगा? जब एक्सपांशन होगा एडियाबैटिक प्रोसेस, दैट्स इट। लेकिन जब आप इफिशिएंसी कैलकुलेट करते हो, देखो इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है आपका? मेरे को बताओ, इफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस Q2/Q1। तो इसमें आपको वर्क डन निकालने की जरूरत है क्या? अभी इजी हो गया क्वेश्चन। एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन निकालना ही नहीं है, बस Q1 Q2 निकाल दो, आपको एफिशिएंसी आ जाएगा, दैट्स इट। राइट? कुछ गलत बताया मैंने आपको तो बताओ। तो अभी मेरा मोटिव क्या है कि मेरे को Q1 निकालना है और Q2 निकालना है, ठीक है। तो आएंगे हम 1 to 2 प्रोसेस में। 1 to 2 कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में मेरे को बताओ कि Q1 कितना होगा? अगर आप फर्स्ट लेवल करते हो, Q1 क्या होता है? डेल्टा U प्लस W, राइट? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा U कितना होगा? 0। जीरो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, सो डेल्टा T 0। तो आपका 1 to 2 प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब आएगा वो किससे इक्वल होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्रोसेस। क्या होता है बताओ आइसोथर्मल का वर्क डन? nRT ln V2/V1। करेक्ट। तो इसको मैं कुछ टेम्परेचर ले लूं, Q1 है वो, तो Q1 को मैं टेम्परेचर लेता हूँ T1 सोर्स का टेम्परेचर, और सिंक का टेम्परेचर लेता हूँ T2। तो Q1 के लिए क्या आएगा? nRT1 ln, मेरे को ताक। ln क्या है? V2/V1, राइट? जैसे 2 और 1 की बात कर रहे हो, तो 2 पे वॉल्यूम है V2 और 1 पे वॉल्यूम है V1, तो क्या होगा? V2/V1। Q1 आ गया? बताओ। सही जा रहे हैं अपन। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। सिमिलरली जो 3 to 4 प्रोसेस है जहां पे हीट रिजेक्ट हो रहा है, वो भी कौन सा है? आइसोथर्मल है। उसमें भी आपका Q2 किससे इक्वल होगा? वर्क डन फ्रॉम प्रोसेस 3 to 4 विच इज इक्वल्स टू NR। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका T2 ln V2/V1। तो 3 to 4 में क्या करना पड़ेगा आपको? V4/V3। सही लिखा कि नहीं? Q2 किसको नहीं समझा बताओ? जैसे Q1 लिखा है वैसे Q2 लिखा है, बताओ। सर Q2 नेगेटिव होना चाहिए ना, क्योंकि वर्क डन क्या बोलते हैं उसको? आएगा आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि V4 आपका V3 से कम है, राइट? दिख रहा है आपको? यहाँ पे V4/V3 है, राइट? हेलो? हाँ। तो आपका V4 V3 से कम होगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ln के अंदर वो 1 से कम होगा, और ln में जो भी 1 से कम वैल्यू होता है उसका आंसर क्या आता है? निगेटिव आता है। अपने आप निगेटिव होगा, टेंशन मत लो, राइट? अपने आप निगेटिव आएगा क्योंकि V4 इज लेस देन V3, और जो पहला वाला है वो अपने आप पॉजिटिव आएगा क्योंकि V2 इज ग्रेटर देन V1, ठीक है? उसकी चिंता नहीं करेंगे हम। हाँ हाँ। अभी थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है मेरे को बताओ। 2 to 3 is your adiabatic process, and also 4 to 1 is also your adiabatic process.
एडियाबैटिक में क्या होता है, पी वी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो अगर मैं टी और वी में लिखूं तो क्या होगा, 2 to 3 में, बताओ। T2, T हाँ 2 into V2 to the power gamma minus 1 V2 to the power gamma minus 1 is equals to T3 equals to T3 V3 gamma minus 1 गामा to the माइनस। power. अभी आप देख रहे होंगे, अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर T1 है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना होगा, T1। क्यों, Isothermal. आइसोथर्मल। अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर T3 है तो यहाँ पे भी टेम्परेचर कितना होगा, T3, वो भी आइसोथर्मल है। तो क्या मैं यहाँ पे टेम्परेचर T1 ले सकता हूँ, ले सकता हूँ। सिमिलरली 4 to 1 जब करेंगे तो क्या होगा, 4 पे कितना है टेम्परेचर, T3 है। तो T3 इंटू V 4 to the power gamma minus 1 is equals to T1 इंटू V 1 to the power gamma minus 1, राइट। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो आप, करो 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 करो, राइट। तो V2 अपॉन V1 किससे इक्वल होगा, T3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो V3 अपॉन V4। ये आपका आया थर्ड इक्वेशन, इन दोनों को कंपेयर किया तो, ठीक है। T1 को T1 के साथ डिवाइड कर देंगे ना, और T3 को T3 के साथ, तो कैंसिल हो गया टेम्परेचर, ओनली वॉल्यूम का रेशियो आएगा आपको, राइट। बताओ, सही लिखा है यहाँ पे मैंने, करेक्ट। दिस V2 अपॉन V1, मतलब इसको इससे डिवाइड किया है, इज इक्वल्स टू V3 अपॉन V4। अब हम आएंगे Q2 बाय Q1 निकालना है हमको। Q2 अपॉन Q1, तो Q2 क्या है बताओ, nRT2 ln V4 बाय V3, nRT2 ln V4 बाय V3, और Q1 क्या है, nRT1 ln V2 बाय V1, nRT1 ln V2 बाय V1। अब आपको पता है V2 बाय V1 इज इक्वल्स टू V3 बाय V4, तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, nR भी कैंसिल हो जाएगा। तो Q2 बाय Q1 कितना आया आपको, देखो T2 बाय T1, डायरेक्ट टेम्परेचर का रेशियो, लेकिन आपको यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा किस में लेना है, इन केल्विन, ठीक है, ये नोट कर लो आप। सर ln वाले टर्म्स कैंसिल कैसे हुए? ये पुट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर में ln V3 by V4 आ रहा है। हाँ तो उल्टा करोगे तो माइनस आएगा बस, राइट। हाँ तो माइनस हम यहाँ पे मॉड ले रहे हैं ना बेसिकली, Q2 बाई Q1 का, वो T2 बाई T1 आएगा। Q2 बाई Q1 आपको माइनस में आएगा बाय द वे, राइट, जो कि सही भी है। Q2 आपको निगेटिव में आना भी चाहिए। देखो, अगर आपको पता नहीं चल रहा है कैसे कट होगा, मैं आपको फिर से बताता हूँ। अगर आप nRT2 V4 बाई V3 को क्या लिख सकते हो, V1 बाई V2, तो क्या हो जाएगा, ln V1 अपॉन V2 डिवाइडेड बाय nRT1 ln V2 अपॉन V1। तो उसके पावर में आपको बस क्या करना है, -1, ln के पावर में, ln V2 बाई V1 के पावर में -1 करोगे तो उल्टा हो जाएगा, राइट। तो माइनस बाहर आ जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मॉड है Q2 बाई Q1 का, जो मॉड है हीट रिजेक्ट और हीट एब्जॉर्ब, राइट, वो कितना आएगा, T2 बाई T1, क्योंकि आपका हीट रिजेक्ट जो है वो निगेटिव में आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि वहां पे वर्क डन क्या है, निगेटिव है, समझ रहे हो आप।
तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा कार्नोट साइकिल का, बताओ। देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल विल बी 1 माइनस Q2 बाई Q1 होता है 1 माइनस 1 माइनस T2 बाई T1, दैट्स इट। अगर आपको टेम्परेचर पता है तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है वो तो निकाल ही सकते हो। इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर एनी इंजन। जो भी इंजन आप डिजाइन कर रहे हो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी इतना होगा ही होगा, आइडियल। ठीक है, सर 1 मिनट ग्राफ दिखाऊंगा। ओके। हाँ हो गया। ठीक है, बस 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 इतना ही हमारा। देखो कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कार्नोट इंजन ही है, आपको बस इफिशिएंसी निकालो कार्नोट इंजन का, दैट्स इट। अब आपने जैसे यहाँ पे एक प्रोसेस के लिए, एक साइकिल के लिए इफिशिएंसी निकाला है, राइट। आप यहाँ पे अगर देखोगे 4 प्रोसेस आए थे आपके पास, आपको पता था हीट एक में से आ रहा है, एक में से हीट जा रहा है, राइट। तो आपने उसको कैलकुलेट कर लिया और आपको सीधा एफिशिएंसी आ गया उस साइकिल का। कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी है ये। दिस विल बी द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर अगर मेरे को बताओ कि कोई भी साइकिल आएगा, मैं अगर मेरे मन से साइकिल बना दूंगा, राइट। मैं खुद इंजन डिजाइन कर रहा हूँ और मैंने एक साइकिल बना दिया कि नहीं, पहली प्रोसेस तुमने वो एडियाबैटिक लेना, मेरे को अच्छी नहीं लगी, मैं आइसोथर्मल लूंगा, मतलब आइसोकोरिक लिया मैंने उसको। फिर बाद में आइसोबारिक लिया, अपने मन से कुछ भी किया और एक साइकिल बनाया, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन और वर्क आउटपुट का, राइट। तो फिर मैं मेरे साइकिल का एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ क्या, बताओ। निकाल सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए कि कब हीट आ रहा है, कब हीट रिजेक्ट हो रहा है, कब एब्जॉर्ब हो रहा है, कब रिजेक्ट हो रहा है। अगर आपको इतना आ गया तो अपने आप कोई भी साइकिल का एफिशिएंसी निकाल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन आप कोई भी साइकिल ले लो लाइफ में, दुनिया में, उसका जो एफिशिएंसी है कार्नोट साइकिल से ज्यादा हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन करो सिंपल। इफ टेम्परेचर ऑफ एन इंजन is 227 degree Celsius and temperature of surrounding is 27 degree Celsius, then what will be maximum efficiency, या फिर what can be लिख सकते हो आप, what can be maximum efficiency of this engine, बताओ। हम उसकी एफिशिएंसी बता नहीं सकते, लेकिन हम मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है वो बता सकते हैं। कौन सी एफिशिएंसी निकालोगे आप, कार्नोट साइकिल की, सिंपल। बताओ क्या होगी, सबको आता है ये, आना भी चाहिए।
अरे अभी तक नहीं आया, क्या कर रहे हो? ये प्रियांशु बताओ क्या आएगा? प्रियांशु किधर है आजकल? डाउट नहीं पूछ रहे आप? हम्म। सिंपल है ना, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, बस टेम्परेचर पुट करना है केल्विन में कन्वर्ट करके। टेम्परेचर मैंने वहां पे बोला था ना, हमेशा किस में होगा? केल्विन में होगा। 40%, राइट। तो यहाँ पे इस इंजन का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना हो सकता है? देखो उसका टेम्परेचर कितना है, T1 500, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना है T2 300, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 1 माइनस 300/500। कौन सा एफिशिएंसी? मैक्सिमम। 1 माइनस 3/5, 0.4 मतलब 40%। इससे ऊपर उसका एफिशिएंसी हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, आप कोई भी साइकिल यूज कर लो, दिस विल बी योर मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर दैट पर्टिकुलर इंजन। अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझ के करना है। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि कार्नोट साइकिल के जगह पे कोई भी अगर साइकिल आ जाता है तो आप कैसे उसका एफिशिएंसी निकालोगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास साइकिल आ गया है, वो ये साइकिल है, ये ऐसा 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 और ऐसा, जिसमें आप देख रहे हो कि वॉल्यूम कांस्टेंट है दो प्रोसेस के लिए, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देखोगे A टू B, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है बट टेम्परेचर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। A टू B, जहाँ पे क्या होगा बताओ? आप खुद बताओगे बाद में। A टू C जो है, B टू C जो है, वो आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। C टू D अगेन आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम का रिलेशन भी ले लो, यहाँ पे वॉल्यूम V0, यहाँ पे वॉल्यूम 10 V0। देन अगेन फ्रॉम D टू A आपका क्या हो रहा है? एडियाबैटिक प्रोसेस, लिख लो चाहिए तो। B टू C एडियाबैटिक, एक्सपांशन, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो। D टू A एडियाबैटिक, कंप्रेशन, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो कंप्रेस हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे डरो मत, एक्सपांशन और कंप्रेशन दिखा। बाकी अब मेरे को बताओ, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट आएगा क्या? हीट जो हम बोलते हैं ना, इंजन का आपको एफिशिएंसी निकालना है। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंजन का एफिशिएंसी फाउंड करना है, और ये जो गैस है वो ऑक्सीजन गैस है, O2 गैस। पता नहीं ये क्यों दिया, आप खुद बता लगा इसका, ठीक है। अभी मेरे को आप सबसे पहले तो बताओ कि एडियाबैटिक प्रोसेस में आपका हीट आएगा क्या? ये इंजन है, Q1 हीट आ रहा है हाई टेम्परेचर से, Q2 हीट जा रहा है लो टेम्परेचर में, वर्क आउटपुट हो रहा है। तो हमको बेसिकली Q1 और Q2 निकालना पड़ेगा पहले तो, राइट।
तो मैं आपको बता दूं एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होता है, 0। उसका डेफिनेशन ही वही है ना। तो कभी भी एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको हीट ऐड होगा भी नहीं, नहीं। तो हीट ऐड कब होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो जो आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब इस प्रोसेस में हीट ऐड हो रहा है, तो ये आपका Q1 आएगा इधर से। और इस प्रोसेस से हीट रिजेक्ट हो रहा है तो आपको आएगा यहाँ पे Q2। क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है मतलब हीट लॉस हो रहा है। देखो A2B वाला जो प्रोसेस है उसमें आपका Q एब्जॉर्ब होगा, जो आपको निकालना है Q1, देन C2D आपका हीट रिजेक्ट हो रहा है, जो भी आपको निकालना है Q2, राइट। तो बताओ फिर क्या होगा, टेम्परेचर ले लो सबके, T1 T2 T3 T4, उससे अच्छा TA, यहाँ पे टेम्परेचर है TA, यहाँ पे टेम्परेचर है TB, यहाँ पे टेम्परेचर है TC, यहाँ पे टेम्परेचर है TD। 4 टेम्परेचर आ गया। तो Q1 निकल जाएगा क्या बताओ, और Q2 निकल जाएगा क्या, A2B और C2D में। हाँ यहाँ पे दिया नहीं था कि हीट कौन सी प्रोसेस में ऐड हो रहा है, ये आपको लॉजिकली निकालना था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हीट एक्सचेंज होता नहीं है। तो ओनली जो आइसोकोरिक प्रोसेस है A2B एंड C2D, उसमें क्या होगा, हीट आइदर एक में हीट एब्जॉर्ब होगा, एक में हीट रिजेक्ट होगा। तो एब्जॉर्ब कब होगा, जब उसका टेम्परेचर आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है। तो आप देखोगे A2B में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो फिर A2B में आप बोल सकते हो कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है Q1। तो निकालो Q1 कितना है, Q2 कितना है, और मेरे को एफिशिएंसी चाहिए आपको। अच्छा क्वेश्चन है, जितना भी टाइम लेना है ले लो, 10 मिनट है हमारे पास। यू हैव टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल और प्रोसेस। सब करेंगे, सब करेंगे। अरे ए और बी का वॉल्यूम तो वी नॉट ही है ना। ए का वॉल्यूम भी वी नॉट है, बी का वॉल्यूम भी वी नॉट है। सी और डी का वॉल्यूम 10 वी नॉट है, 10 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ठीक है। और O2 क्यों दिया है पता है ना, क्योंकि डायटोमिक गैस है और उसका गामा आपको लेना पड़ेगा शायद, यहाँ पे इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए गामा यूज होगा। तो डायटोमिक गैस का यहाँ पे आपको लो टेम्परेचर बोला है, मैंने आपको क्वेश्चन बताया नहीं। तो लो टेम्परेचर में आप गामा कितना लोगे बताओ डायटोमिक गैस का, उधर कितना लोगे,
7/5 करेक्ट 1.4 हेलो सर। हाँ बोलो बोलो कितना नहीं आया। सर, मेरे को लगा मुझे आवाज नहीं आ रहा है। अरे मैं आपको टाइम दिया है सॉल्व करने के लिए, आप ऐसे बैठे हो क्या? नहीं सर, कर रहा था पर बीच में डिस्कनेक्ट हो, मतलब नेट नहीं चल रहा था तो कुछ कर रहा हूँ सर। अच्छा आयुष मेरे को एक बात तो बताओ, सुनो 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 सुनो। हाँ बताओ सर। ये KKR का क्यों लगाया आपने फोटो? सर सपोर्ट करता हूँ सर। किसको? एक मिनट ना सर। हाँ सर। किसको सपोर्ट करते हो? सर जिसका लगाया उसको। KKR को सपोर्ट करते हो? तो क्यों? मतलब क्या रीजन है इसके पीछे? कोई तो रीजन होना चाहिए ना यार। सर गौतम गंभीर सर। अच्छा चलो सही है, बट अभी तो खेल भी नहीं रहा गौतम गंभीर। तो क्या फिर हुआ? वो फ्रेंचाइजी उसका नहीं है ना बट। सर उसके पहले सौरभ गांगुली भी है ना। तो गांगुली ने भी ऐसा होता है ना कि एक जो फ्रेंचाइजी है जैसे KKR है, हम्म। उसके ओनर्स होते हैं 3-4 राइट। हाँ। प्लेयर्स वो तो बस अपना। चेंज होते रहेंगे, आज इस टीम में तो कल उस टीम में। पर सर अभी जो प्लेयर था सर वो आइकॉनिक था ना, तो उसके वजह से तब से सपोर्ट कर रहा हूँ, तो बीच में छोड़ू कैसे? कब से कर रहे हो मतलब? 3-4 साल मतलब से? नहीं नहीं सर, जब से मतलब गंभीर था कैप्टन तब से कर रहा था सपोर्ट। अच्छा आपका होम टाउन कोलकाता है? तन्मय बोल रहा है। हाँ सर वो तो है पर ये रीजन है ना, ये बोलो ना फिर आप। ये तो सर अभी वैलिड रीजन है कि कोलकाता से हो तो फिर अभी KKR। सर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, पर अभी मैंने बोल दिया है। वैसे तो तन्मय का भी है, पर तन्मय CSK को सपोर्ट करता है। क्यों करते हो तन्मय CSK को, तुम बताओ चलो।
सर फेवरेट प्लेयर धोनी है। अच्छा, चलो धोनी का बोल सकते हो कि वो उस फ्रेंचाइजी में एकदम स्टार्टिंग से जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है शायद तब से ही है ना, 2008 से। बीच में 2 हाँ साल सर। बैन हो गया था तो फिर किसी और क्लब में चला गया। सही है, करते हो तो करो फॉलो, बट यहाँ पे दिखाना क्यों है, मेरे को ये बताना था कि आपने इंटेंशनली तो नहीं लगाया ना इसे, पहले से ही लगा हुआ है या फिर आज देखा मैंने इसलिए बोला। ठीक है, करो करो, जहां से भी मोटिवेशन मिलता है वहां से लिया करो, कोई गलत बात नहीं। ओए गॉड। हेलो 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 हेलो। हेलो सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था मैं ही बीच में, देखो। लेकिन मेरा वाईफाई नहीं गया था आपके जैसे, लैंड डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने आपको प्रोसेस तो बता दिया ना, सॉल्व कैसे करना है, आपको ये बता दिया ए टू बी में आपका हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, सी टू डी में हीट रिजेक्ट हो रहा है, तो बस ए टू बी और सी टू डी में हीट निकाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। देखो तन्मय का आ गया 1 माइनस टी डी माइनस टी सी बाय टी बी माइनस टी है, लेकिन आपको टी डी टी सी पता नहीं है ना तन्मय, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है। हाँ सर। 40%, 30%, 60% क्या होगा आपको। अच्छा टीबी मतलब वैल्यू पुट करूँ? नहीं, टीबी टीसी नहीं पता ना आपको, टी ए टीबी टीसी टी डी, तो उसको आपको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देख रहे हो, एडियाबैटिक है ना उधर इक्वेशन में, प्रोसेस में, तो उसको जब आप वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे तो अपने आप आ जाएगा फिर, राइट। देखो देखो मैं बताता हूँ, ए टू बी जो आपका प्रोसेस है, राइट, इसमें क्यू इनपुट निकालना है, तो ए टू बी में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा बताओ, 0 होगा कि नहीं होगा। तो डायरेक्ट आपका Q1 किससे इक्वल होगा, डेल्टा U से, दिस विल बी N CV TB माइनस TA। सिमिलरली हीट रिजेक्ट कितना होगा, वो भी डेल्टा U से इक्वल होगा, विच इज इक्वल्स टू N CV TD माइनस T C2D ना TC, राइट। तो ये आपने सही बताया कि Q1 और Q2 यही होगा, ये इक्वेशन नंबर 1 आएगा, आपको इक्वेशन नंबर 2 आएगा, और जब आप इफिशियंसी कैलकुलेट करने जाओगे तो क्या होगा, 1 माइनस Q1 बाय Q2, तो आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे आएगा 1 माइनस TB माइनस TA डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी Q2 बाय Q1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट, टी डी मतलब टीसी बड़ा है तो सॉरी टीडी बड़ा है तो टीडी माइनस टीसी डिवाइडेड बाय टीबी माइनस टीए, इसका मॉड,
ठीक है, नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव बना लेंगे। तो ये इफिशियंसी आपको पता तो चल गया, लेकिन फिर ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? मेरे को फाइनल आंसर चाहिए परसेंटेज में, तो उसको करने के लिए आपको उसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। कि आपको पता है कि B2C कौन सा प्रोसेस है? एडियाबैटिक। तो B2C के लिए इक्वेशन क्या होगा? TB V टू द पावर गामा माइनस 1, क्योंकि उसका वॉल्यूम कितना है? B का V नॉट, इज इक्वल्स टू TC इंटू V नॉट 10 V नॉट टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहां से आपको TB TC के टर्म्स में आ जाएगा। TB इज इक्वल्स टू आएगा 10 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू TC, राइट। सिमिलरली और कौन सा एडियाबैटिक प्रोसेस है? D2A। तो यहाँ पे क्या है? TD वॉल्यूम कितना है उसका? 10 V नॉट टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू TA इंटू V नॉट टू द पावर गामा माइनस 1। तो यहाँ से आपको A का टेम्परेचर आ जाएगा 10 टू द पावर गामा माइनस 1 इंटू टेम्परेचर ऑफ D, ठीक है। तो इन दोनों को आप पुट करोगे कहाँ पे? इफिशियंसी के इक्वेशन में। TB को और TA को करूँ क्या बताओ? इफिशियंसी क्या था आपका? बहुत सिंपल है, 1 माइनस TD माइनस TC, TD माइनस TC का मॉड डिवाइडेड बाय TB माइनस TA का मॉड। और यहाँ पे TB और TA का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 माइनस TD और TC को वैसे रहने दो, डिवाइडेड बाय TB को पुट करेंगे तो क्या आएगा? 10 टू द पावर गामा माइनस 1 TC, तो इसको कॉमन लेंगे, क्या होगा? TC माइनस TD मॉड है नीचे भी। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हो रहे कि नहीं? तो क्या आ गया एफिशिएंसी आपको? 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू द पावर गामा माइनस 1, और गामा मैंने क्या बोला था डायटोमिक के लिए? 1.4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 10 टू द पावर 1.4 माइनस 1 कितना होता है? 0.4, और वो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो। ये आएगा 0.6, तो इफिशियंसी आएगा आपको 60%, ठीक है। देखो आपका पहला स्टेप तो सही था तन्मय, राइट? बताओ हाँ सही है? सर। लेकिन सेकंड स्टेप में आपको क्या करना था? बस B2C में एडियाबैटिक जो प्रोसेस था उसमें रिलेशन निकालना था, TA और TB का विथ रिस्पेक्ट टू TC एंड TD। फिर इसको आप पुट करोगे तो अपने आप कैंसिल भी हो रहा है, देखो। तो ऐसे आप कोई भी प्रोसेस हाँ का, सर, वो कर लिया बाद में। ठीक है, कोई भी प्रोसेस का एफिशिएंसी निकाल सकते हो? निकाल सकते हो कि नहीं बताओ? कुछ भी ग्राफ हो, आपको कोई भी साइक्लिक प्रोसेस दिया हो और बोला है कि इस साइकिल का एफिशिएंसी क्या है, तो क्या करेंगे? हीट कहाँ से आता है देखेंगे, हीट कहाँ से रिजेक्ट होता है वो देखेंगे, और अपने आप आपको एफिशिएंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर साइकिल आ जाएगा। ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है थर्मो में, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ये मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ 0.6 आएगा। मैं खुद भी पता नहीं इसका आंसर क्या है, आप निकाल देना बाद में, ठीक है। सही है सर, अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही आ रहा है। सही है फिर तो। इसको नोट कर लो, डिफिकल्ट तो नहीं है, मैं आपको बता दूं। अगर आपको प्रॉपर पता चल रहा है, डायग्राम देख के प्रोसेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो आपके लिए काफी इजी है। और हीट इंजन आपको समझ में आया तो उसके बाद तो क्या ही क्वेश्चन है, राइट? और एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे हम,
थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्वेश्चन फॉर होमवर्क। बाकी हमारा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसका जो भी HCV है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो पूरा आप सॉल्व करो। और इसका मैं चाहिए तो अभी ट्यूटोरियल भी आज ही सेंड कर दूंगा, दोनों लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, राइट। KTG तक तो मैंने कर दिया था सेंड आपको, ठीक है। कोई डाउट है? थर्ड लॉ नहीं होता रे बाबा प्रथमेश, 2 ही लॉ होते हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। ऐसे तो थर्ड भी आएगा, थर्ड के बाद फोर्थ भी बोलोगे आप, कौन निकालेगा इतने सारे लॉ? आप निकाल दो कोई एक। देखो, प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम का ग्राफ है, इसमें अब प्रेशर कांस्टेंट है, देख रहे हो आप, और इधर वॉल्यूम कांस्टेंट है, और बाकी दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, राइट। ए बी सी डी, A to B प्रेशर कांस्टेंट है, B to C एडियाबैटिक प्रोसेस है, B to C एडियाबैटिक, और D to A भी आपका एडियाबैटिक ही है, D to A, ठीक है। दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब C to D आपको दिख ही रहा है, कौन सा आइसोकोरिक है। A to B आपको क्या है, आइसोबारिक प्रोसेस है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट, सही है। हाँ, अब यहाँ पे वॉल्यूम का दिया आपको, यहाँ पे वॉल्यूम है V0, यहाँ पे आपका वॉल्यूम है 2V0, और यहाँ पे आपका वॉल्यूम है 4V0, ठीक है। हाँ, तो इस साइकिल का आपको एफिशिएंसी निकालना है, और बोला है मोनो एटॉमिक गैस है, तो गामा का वैल्यू आप यहाँ पे क्या लोगे, 5/3 मोनो एटॉमिक गैस। और इसमें मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, आप खुद ही बताओ, मेरे देने से अच्छा है। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस में B2C और D2A में तो आपका हीट ऐड होने रहना रिजेक्ट हो रहा है, राइट। डेल्टा Q 0 होता है उसमें, तो किस में हीट ऐड होगा आप ही बता दो जल्दी मेरे को। हीट एब्जॉर्ब किस में होगा और हीट रिजेक्ट किस में होगा? कौन सी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब होगा, बताओ। बताओ बताओ बताओ। A से B में हीट एब्जॉर्ब होगा। A से B में हीट एब्जॉर्ब होगा, ये सही बोल रहे हो आप। दिस विल बी Q1। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर है वो, ठीक है। और ये क्या होगा आपका, Q2 हीट रिजेक्शन। तो इन दो प्रोसेस में आप हीट निकाल दो, हीट रिजेक्शन निकाल दो, हीट एब्जॉर्ब निकाल दो, तो आपको एफिशिएंसी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही करते। कोई क्लास है आपका इसके बाद, बताओ। हाँ, कौन सा क्लास है? बायोलॉजी कितने बजे? अभी है सर, अभी थोड़ी देर में। इस लिंक में तो नहीं है ना, तो मैं नहीं। join तो कर सकता हूँ ना इसको। चलो चलो, हाँ, ठीक है। बाकी आप करो होमवर्क, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय सर। सर। बाय बाय।